हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं जिसमें कि आपका हिंदी ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं जिसमें कि आपके हिंदी ग्रामर रहता है, एचपीजी के रहते हैं कभी कभार, और कभी जो आपका इंग्लिश का ग्रामर रहता है। ठीक है, तो तीनों मॉक टेस्ट आपके चले हुए टर्न बाई टर्न तीनों अपलोड होते हैं और जल्द ही आगे हम इनका जो मॉक टेस्ट है वो लेके आएंगे जिसमें कि आपका हिंदी ग्रामर रहेगा और एचपीजी के रहेगा और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तीनों पोर्शन जो वो साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके ये जो मॉक टेस्ट चले हुए हैं इनको आप कंटिन्यू अटेंड कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो लगभग तीन की मंथ में लगभग हो जाएंगे आपके पुलिस और आपके एचपी पटवारी को जो प्रायोरिटी में है। ठीक है, ये आपके पटवारी के और पुलिस के 3 मंथ में कम से कम जून को आप मई तो निकलेगा, जून में आपके 2 जून को इलेक्शन, 4 जून को इनका रिजल्ट है, उसके बाद आपके आचार खत्म होगी तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो को जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में जो हिंदी है वो क्या है आपकी? वो राजभाषा है, विभाषा है, राष्ट्रभाषा या तकनीकी भाषा है? तकनीकी भाषा तो है नहीं, विभाषा भी नहीं है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक राजभाषा, ठीक है, और एक बची आपके पास राष्ट्रभाषा। एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा। तो हिंदी आप राजभाषा में रखेंगे या राष्ट्रभाषा में? तो आपको पता है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होता है जो पूरे एक राष्ट्र में सेम भाषा बोली जाती है। तो हिंदी जो पूरे भारतवर्ष में हिंदी नहीं बोली जाती। तो आप जो अभी हिंदी को रखेंगे किस में? हिंदी को रखेंगे आप राजभाषा में। किस में? राजभाषा। तो हिंदी क्या आपकी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा जो वो होती है जो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाए। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इंग्लिश जो है, ठीक है, इंग्लिश ये क्या भारत में इसको किस वर्ग में रखा गया? ठीक है, जैसे आपकी जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी है, लेकिन इंग्लिश जो अब आपको वो किस वर्ग में रखा गया? भारतवर्ष में इंग्लिश को क्या प्रायोरिटी दी गई और किस चीज़ पे रखा गया? जैसे राजभाषा के रूप में हिंदी को रखा गया, तो इंग्लिश को किस भाषा के रूप में रखा गया है? आपने ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश को किस वर्ग में रखा गया है। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ण कारक? अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, क्या करने से? साधन क्या है यहाँ पे? साधन यहाँ पे पढ़ाना है। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। तो साधन का कारण क्या है यहाँ? पढ़ाने से। पढ़ाने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्ण कारक? तो आपको पता है कि अलगाव के लिए यूज किया जाता है अपादान कारक, लेकिन यहाँ पे अलगाव नहीं है। ठीक है, एक तो से आता है आपका अपादान में और एक आता है आपका कर्ण में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे साधन की बात करी जाए वहाँ पर कर्ण कारक होता है, और जहाँ पर अलगाव, भय और तुलना की बात करी जाए, ठीक है, अलगाव, भय और तुलना की बात कर जाए वहाँ पर आपका कर्ण कारक होता है। तो बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, इसमें जो कारक है आपका कर्ण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन वह होते हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हो। ठीक है, जो लंबे समय से चले आ रहा हो वो चिरंतन होता है। तो पुरातन हो जाएगा, विलोम शब्द पूछा आपका, सनातन हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर। नश्वर मतलब जो समाप्त होगा। ठीक है, और जो तुरंत समाप्त हो जाए मतलब नश्वर। चिरंतन जो लंबे समय से चला रहा है इसका अपोजिट हो जाएगा नश्वर, जो समाप्त हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी ब्यारी में अलंकार कौन सा है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो आपको पता है कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे क, कानन कठिन भयंकर भारी, ठीक है, दो आपके जो वर्ण रिपीट हो रहे हैं, फिर घोर घाम आ गया, फिर ब्यारी हिमबारी, इसको रहना दीजिए। यहाँ पर क यहाँ रिपीट हो रहा है, भ ब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ण की आवृत्ति बार हो रही है, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अलंकार होता है आपका अनुप्रास अलंकार, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके वर्ग की जो वर्णमाला होती है उसके वर्ग, जैसे क वर्ग मान लीजिए आप, क वर्ग। ठीक है, क वर्ग, इसमें मान लीजिए आप क, ख, ग, घ और अंग। अब पूछा गया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है। क्या होता है मतलब ये दूसरा और चौथा, तो जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो होते हैं आपके महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण। तो ये दोनों आपके क्या है? महाप्राण है, ख भी और घ भी। और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो है आपके अल्प प्राण। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्गमाला का, ये प्रत्येक वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा ये होंगे अल्प प्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया, और दूसरा और चौथा ये क्या हो जाएंगे? दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है आपका? वो होते हैं आपके महाप्राण व्यंजन। कौन से हो जाएंगे ये? महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। अच्छा, मूल स्वर जो ह्रस्व स्वर है आपके, जो ह्रस्व स्वर है, ठीक है, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को भी मूल स्वर ही कहा जाता है। और मूल स्वर कितने आपके? छोटा अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। ये क्या आपके? ये आपके मूल स्वर है, मूल स्वर, और इनको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा, ऊ आ जाए, बड़ा आ, बड़ा ऊ आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी। ठीक है, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ये किस में आ जाते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। और प्लुत स्वर में आएगा, जैसे ओम होता है वो आपका आ जाएगा प्लुत स्वर में। लेकिन आप पूछा कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने? तो मूल स्वर कितने हैं? 1 2 3 4। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर है वो है आपके 4। और ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। ध्यान रखना कि ह्रस्व स्वर को ही, जो ह्रस्व स्वर है उसी को ही मूल स्वर कहेंगे आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अच्छा, बच्चे जाते हैं किस से? बस से। बस से, तो आपको पता है कि ये पीछे बताया गया कि से जो एक तो अपादान से आता है, एक कारण से आता है। तो यहाँ पे साधन क्या है? बस है। बस से क्या कारण कार्य क्या है? यहाँ पे बस है, तो बस से कहाँ जाते हैं? पाठशाला जाते हैं। तो बस से बच्चे कहाँ जाते हैं? पाठशाला जाते हैं। तो कारण कारक है ये आपका कि बच्चे जो पर से साधन आ गया, साधन के जो साधन आ जाए तो वहाँ पे आपका कारण कारक होता है। साधन क्या आ गया? साधन आपका बस आ गया, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें जो कारक हो जाएगा कारण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दंत में कौन सा समास है। जैसे एक दंत, ठीक है, एक दंत हो गया, फिर आपका लंबोदर हो गया, एक दंत हो गया, लंबोदर है, ये सारे जो आपके गणेश के पर्यायवाची है, श्री गणेश के। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? आपको पता है कि एक दंत का अपना कोई अर्थ नहीं है। एक दंत जो मतलब है इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। लंबोदर, लंबोदर शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, बल्कि ये दोनों शब्द जो किसको बताते हैं? श्री गणेश जी को बताते हैं। ठीक है, श्री गणेश जी को बताते हैं ये दोनों शब्द। तो इन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं है, बल्कि किसी और की तरफ इशारा करता है, तो वो जो आपका बहुब्रीहि समास में आ जाता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में आ जाता है। तो एक दंत में समास हो जाएगा बहुब्रीहि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है। तो यह वर्ण, तो जो आपके जो ये वर्ण है आपके, च हो गया, छ हो गया, च, छ, ज, झ, अण्य, ये किस में आते हैं? सारे ये तालु में आते हैं, तालव्य में। ठीक है, तो ये सारे जो वो तालु में आते हैं। बाकी इसके अलावा य आ गया, श आ गया, ई आ गया। ठीक है, ये भी किस में आते हैं? ये भी आपके किस में आते हैं? तालु में। तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषा का विकास, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, किस लिपि से हुआ है? तो खरोष्टी लिपि से हुआ है, शारदा लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है?
ब्राह्मी लिपि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो ब्राह्मी लिपि से हो, तो ब्राह्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपके डेली ऐसे सेशन अपलोड होते हैं, तो हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।